आज हम लोग इन्फ्लेशन में उसका कॉज इफेक्ट मेजर और कैसे उसको कंट्रोल करता है उसको देख लेंगे। और इसको जो थोड़ा सा शॉर्ट एनालिसिस है उसको भी हम लोग देख लेंगे ताकि आपको इन्फ्लेशन अच्छे से समझ में आए। जाहिर सा बात है आपको इन्फ्लेशन के बारे में बहुत कुछ पता होगा, और अगर आपको कुछ नहीं भी पता है तो आप इसके माध्यम से सारा इन्फ्लेशन का टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति क्या है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। लेकिन आप उसको समझने से पहले इसको समझ लीजिए कि मुद्रास्फीति क्या होता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। महंगाई में क्या होता है, किसी भी वस्तु या सेवा का दाम बढ़ जाता है। महंगाई में यही तो होता है कि कोई भी चीज का दाम बढ़ जाता है। और क्या होता है, लोगों के पास मुद्रा चली जाती है, मुद्रा की आपूर्ति देश में बढ़ी हुई रहती है, सबके पास पैसा होता है। तो इसमें क्या याद रखना है आपको कि इन्फ्लेशन क्या होता है, एक ऐसा आर्थिक स्थिति है जिसमें वस्तु और सेवाओं की कीमतों में सामान्य वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इसको ऐसे एग्जाम्पल में आप समझिए कि जैसे कि मान के चलिए कि एक टोकरी अगर आपको सामान खरीदना है तो पहले 150 रुपये लगता था, लेकिन जब महंगाई बढ़ी और महंगाई आ गई तो इसमें सेम सामान के लिए आपको 200 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो जाहिर सा बात है 150 से 200 ज़्यादा है। तो इसमें क्या हुआ कि चीज़ें महंगी हो गई होंगी, तभी आपको 150 जो पहले लग रहा था सामान खरीदने में अब 200 लग रहा है। तो इसमें क्या होता है, वस्तु और सेवाओं के दाम बढ़ जाते हैं और जो मनी का परचेजिंग पावर है, जो मनी की खरीदने की शक्ति है, वो घट जाती है। तो आपको ये दो डिफिनेशन याद रखना है कि इन्फ्लेशन में क्या होता है, वस्तु और सेवाओं की जो कीमत है उसमें वृद्धि हो जाती है, और साथ में जो इन्फ्लेशन होने के बाद देश में मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है और मनी का जो परचेजिंग पावर है, मुद्रा की जो क्रय शक्ति क्षमता है, वो घट जाती है। तो पहला क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा कि मुद्रास्फीति क्या है। तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग मुद्रा की आपूर्ति में कमी हो जाती है, या फिर दूसरा वस्तु और सेवाओं की कीमतों में सामान्य वृद्धि हो जाती है। तो अभी हम लोग देख लिए थे कि जो इन्फ्लेशन है उसमें क्या होता है कि मुद्रा वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है मुद्रास्फीति में। दूसरा क्वेश्चन आप देख लेंगे कि मांग पक्ष मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या हो सकता है। मांग पक्ष मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या हो सकता है। आप ऐसे समझिए कि बहुत से कारक होते हैं, कारण होते हैं, फैक्टर होते हैं जिसके कारण महंगाई आती है, मुद्रास्फीति आती है। जैसे एक है मांग पक्ष कारक और एक है आपूर्ति पक्ष कारक। किसी भी वस्तु या सेवा का मांग जब अधिक हो जाता है, जाहिर सा बात है किसी की मांग बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाएगी तो कीमत बढ़ जाएगा। अब आप इसको ऐसे समझिए कि जब अचानक कोरोना के टाइम में सबको लगा कि मास्क पहनना जरूरी है, सैनिटाइजर लगाना जरूरी है, तो उस टाइम पीरियड के लिए मास्क और सैनिटाइजर का डिमांड बढ़ गया और मांग बढ़ गया था, तो उसकी कीमत कितनी बढ़ गई थी। ठीक है, तो बहुत से और भी कारण होते हैं मांग प्रेरित स्मृति के, जैसे सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है, सपोज कीजिए कि सरकार व्यय में वृद्धि करती है और उसके अकॉर्डिंग अपने खर्चे से रोड बनाती है, तो जब रोड बनाती है तो उसके लिए आप उसको सीमेंट चाहिए, छड़ चाहिए, लेबर चाहिए। अब जब इसको पे करती है, अब जब इसको पे करेगी तो सभी के हाथ में पैसा पहुंच जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप समझ लीजिए कि मुद्रा की आपूर्ति बढ़ गई, और जब मुद्रा की आपूर्ति बढ़ गई तो लोगों के पास जो लेबर होंगे, चाहे जो सीमेंट कंपनी होगी, सीमेंट कंपनी में काम करने वाले मजदूरों का वेतन बढ़ा होगा, तो उनके पास आय बढ़ गई होगी। अब इनकम बढ़ गई होगी तो वो चीज़ों को और खरीदना चाहेंगे, तो डिमांड बढ़ेगी। तो ये सब कारण होते हैं जिससे मांग पक्ष मुद्रास्फीति आती है। निजी निवेश में वृद्धि भी एक कारण है। टैक्स में कमी, करारोपण में कमी। अब अगर टैक्स में कमी होती है, टैक्स अगर कम हो जाए तो चीज़ों के दाम सस्ते हो जाएंगे, और सस्ती हो जाएगा तो लोग और डिमांड करेंगे, और डिमांड करेंगे तो फिर ओवरऑल उसमें इन्फ्लेशन आ जाएगा, महंगाई आ जाएगी। फिर है जनसंख्या वृद्धि, ये भी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का एक कारण है। दूसरा है आपूर्ति पक्ष कारक। जब उत्पादन की लागत बढ़ जाए, किसी भी चीज की लागत बढ़ जाएगी, तो जाहिर सा बात है जिसकी लागत बढ़ी उसका कीमत बढ़ा, और कीमत बढ़ गया तो मुद्रास्फीति आ गई। अब इसके भी कुछ कुछ कारण है, जैसे मजदूरी दर में वृद्धि हो गया, मजदूरों को ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है किसी भी चीज के उत्पादन के लिए। कर में वृद्धि हो गया। प्राकृतिक चरण है, औद्योगिक संकट है,
जैसे कच्चा माल की कमी की संभावना हो गई तो लोग क्या करें, कहीं से भी सामान लेके आ रहे हैं तो इसके कारण भी मुद्रास्फीति आ जाएगी। साधन कीमतों में वृद्धि, ओवरऑल आपको ये समझना है कि जो उत्पादन के साधन है उनकी कीमतों में वृद्धि कर देती है, तो उसके कारण जो कॉस्ट बढ़ जाता है उत्पादन करने के लिए, तो उससे क्या होता है, उसको सामान महंगा बेचना पड़ेगा अपना जो कॉस्ट है उसको पूरा करने के लिए, तो उससे इन्फ्लेशन आ जाती है, महंगाई आ जाती है। तो शॉर्ट टाइम में आपको ये चीजें समझ लेनी है। तो अभी जो क्वेश्चन आया था कि मांग पक्ष मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या हो सकता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बताइए कि किससे मांग पक्ष मुद्रास्फीति आ सकती है। जाहिर सा बात है, जब उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी तो उससे मुद्रा मांग पक्ष मुद्रास्फीति आएगी कि नहीं आएगी, या फिर कुल मांग में वृद्धि होगी तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, या फिर आपूर्ति में कमी होगी तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, या मुद्रा आपूर्ति में कमी, तो मुद्रा आपूर्ति में कमी तो होगी नहीं, ये दोनों तो ऐसे ही कट जाएगा क्योंकि ये तो इन्फ्लेशन का डिफ्लेशन ही है। अब आप समझिए कि दोनों में कौन सा आंसर होगा। तो जाहिर सा बात है इसका आंसर होगा कुल मांग में जब वृद्धि होगी तो उसके कारण मांग पक्ष मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, क्योंकि सी नंबर ऑप्शन तो ये हो जाएगा ना कि उत्पादन लागत कॉस्ट बढ़ रहा है तो उसमें पूर्ति आधारित मुद्रास्फीति आ जाएगी। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, आपूर्ति बढ़ जाए, निर्यात बढ़ जाए, उत्पादन लागत बढ़ जाए या मांग घट जाए, तो मूल्य स्फीति यानी इन्फ्लेशन तब होती है जब उत्पादन लागत बढ़ जाए। जाहिर सा बात है उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा तो उसको पूरा करने के लिए कारखाना ज़्यादा पैसा आपसे वसूलेगी तो क्या होगा, महंगाई आ जाएगी। तो यही तो पूछ रहा है। फिर भारत में मुद्रास्फीति मापने के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है, सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, स्टॉक मार्केट इंडेक्स, डेवलपमेंट इंडेक्स या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स। तो यहाँ आपको याद रखना है कि हमारे यहाँ मुद्रास्फीति को मापने के दो सूचकांक है, एक होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी थोक मूल्य सूचकांक, एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो होल प्राइस इंडेक्स WPI क्या होता है कि वस्तु और सेवा का, सॉरी सेवा नहीं, सिर्फ वस्तु का थोक बिक्री में होने वाले परिवर्तन का आकलन किया जाता है, सेवा इसमें शामिल नहीं होता WPI में। मतलब थोक एकदम झोंझे जितना भी सामान है उसमें जो मूल्य में परिवर्तन हुआ उसका आकलन करके हम लोग WPI निकालते हैं और उसके आधार पर बताते हैं कि कितना महंगाई आई है। और इसका आधार वर्ष होता है 2011-12 और इसके जो आंकड़े हैं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। दूसरा क्या है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में क्या होता है कि उपभोग की जाने वाली वस्तु और सेवाओं की टोकरी का खुदरा मूल्य में परिवर्तन का आकलन किया जाता है। खुदरा मूल्य का आकलन का परिवर्तन किया जाता है, उसके आधार पे सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग हमको पता चलता है कि कितनी महंगाई बढ़ गई है या कितना महंगाई आ गई है। केंद्र सांख्यिकी कार्यालय या सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन ने सीपीआई आकलन के लिए एक नई श्रृंखला जारी की है। हालांकि आपको बस इतना याद रखना है कि दो मापन है, WPI और CPI, और इन दोनों का जो बेस ईयर है वो है 2011-12। ये बहुत बार आपसे पूछा गया है। यहाँ क्या जानने, यहाँ का क्या आंसर होगा कि मुद्रास्फीति मापने के लिए कौन सा सूचकांक है, तो WPI CPI, तो WPI नहीं है तो CPI आंसर। अब पांचवा क्वेश्चन क्या है, उच्च मुद्रास्फीति दर से किसे लाभ होता है। यहाँ हम लोग को देखना पड़ेगा कि अगर इन्फ्लेशन आती है तो किसके लिए अच्छा होगा, किसके लिए हानिकारक होगा। देख लीजिए, मुद्रास्फीति का प्रभाव को तीन आधार पर पढ़ सकते हैं हम लोग। एक है विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ा, आर्थिक प्रभाव किस पे क्या पड़ा और अन्य प्रभाव। ठीक है, तो यहाँ आप जान लीजिए जो उत्पादक वर्ग है उसको लाभ होता है। जैसे कि अगर मान के चलिए आप किसान हैं, ठीक है, किसी भी चीज का उत्पादन कर रहे हैं, अब उसका दाम बढ़ गया तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा तो आपको लाभ होगा। दूसरा है उपभोक्ता वर्ग। अब उपभोक्ता वर्ग को हमेशा हानि होगी, क्योंकि अगर उपभोक्ता वर्ग कोई भी सामान खरीदता है और उसको ज्यादा पैसा चुकाना पड़ रहा है, महंगी चीजें मिल रही है, तो जाहिर सा बात है उसको लॉस होगा, हानि होगी।
फिर है निवेशक वर्ग। निवेशक वर्ग में जो शेयर धारक है उसको प्रॉफिट होगा, और जो बॉन्ड धारक है उसको हानि होगी। किसी भी शेयर का दाम अगर बढ़ गया, महंगी हो गई, तो उससे तो प्रॉफिट होगा, और जो बॉन्ड धारक है उसको लाभ नहीं होगा। फिर चौथा है श्रमिक और वेतन भोगी वर्ग। जो श्रमिक और वेतन भोगी है, जिनका आय स्थिर रहता है, जिनका आय स्थिर है, उनको मुद्रास्फीति आने से, महंगाई आने से हानि होगी। और जिनका आय परिवर्तित होते रहता है, अगर आय बढ़ गया तो जाहिर सा बात इन्फ्लेशन का प्रभाव नहीं रहेगा। अब जिसका आय स्थिर है उसमें अगर इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई आ गई, तो उसको हानि ही होगा। अगर मान के चलिए किसी का वेतन 20,000 रुपया फिक्स है और 10,000 रुपया वो खर्चा करता है अपने खाने पीने और रहने में, अब उसका फिक्स इनकम है और महंगाई आ गई तो इन चीज़ों का दाम बढ़ गया, 10,000 की जगह 12,000 हो गया, 2,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो इसको लॉस हो रहा है। तो उसमें अगर किसी भी चीज़ पे, अगर वो चाय वाला है और उसका कीमत परिवर्तित, सॉरी, उसका जो इनकम है परिवर्तित होते रहेगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जब चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो वो भी अपना सामान महंगा दाम पे बेचेगा, तो उससे क्या होगा, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके लिए हो सकता है कि ये लाभ हो। तो जिसका आय स्थिर होता है उसको मुद्रास्फीति आने से लॉस होता है, और परिवर्तित आय वाला लोग को लाभ होता है। निश्चित आय वालों को हानि होगी और परिवर्तित आय वालों को लाभ होगा। फिर है ऋणी और ऋणदाता। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। तो जो ऋणी है उसको क्या प्रभाव पड़ेगा और जो ऋणदाता है उसको क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो ऋणी होता है उसको लाभ होता है, ऋणी को लाभ होता है, और जो ऋणदाता है उसको हानि होती है। आप ऐसे इसको एज्यूम कीजिए कि मान के चलिए आप किसी को 10,000 रुपये आज से 5 साल पहले दिए, लेकिन आज जो 10,000 का वैल्यू है पिछले जो 5 साल पहले जो दिए थे उसका वैल्यू के बराबर है नहीं। तो उससे क्या होगा, जो ऋणी होगा, जो 5 साल पहले लिया होगा, उसको तो प्रॉफिट बुझाएगा कि हाँ भाई अभी तो 5,000 का वैल्यू कम हो गया, लेकिन जो 10,000 रुपया दिया था उसको तो लॉस लगा होगा। तो ऐसे ही याद रखिए कि जो ऋणी है उसको क्या होगा, उसको लाभ होगा, और जो ऋणदाता है उसको हानि होगी, क्योंकि क्या हुआ, पैसे की वैल्यू घट गई। तो इसी का जो क्वेश्चन था, सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन से इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उच्च मुद्रास्फीति दर से किसको लाभ हुआ। तो जाहिर सा बात है उच्च मुद्रास्फीति से जो कर्जदार है, जो कर्ज लिया है, उसको लाभ हुआ होगा। छठा है हाइपर इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन से भी ऊपर हाइपर इन्फ्लेशन क्या है। जाहिर सा बात है हाइपर की बात कर रहा है तो ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा इसमें, इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जब मुद्रास्फीति अत्यधिक तेजी से बढ़ रही है तो इसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। अगला क्वेश्चन क्या है, वेतन दबाव मुद्रास्फीति किस कारक से उत्पन्न होती है। जो वेतन वेज पुश इन्फ्लेशन है, इसका कारण क्या होता है, कॉज क्या होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ क्या बैठेगा कि मजदूरी में वृद्धि, इंक्रीज इन वेजेस। जाहिर सा बात है मजदूरी में वृद्धि कीजिएगा, वेतन में वृद्धि कीजिएगा तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगा। तो उसी को तो पूछ रहा है, वेतन दबाव मुद्रास्फीति किस कारण से उत्पन्न होती है। तो मजदूरी में जब वृद्धि होती है तब वेतन दबाव मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। अब ये क्वेश्चन क्या है कि अगर मुद्रास्फीति की दर 2% है और आपके बैंक खाता 1% का ब्याज दर दे रही है, तो वास्तविक ब्याज दर क्या हुआ। अगर मान के चलिए कि जो महंगाई है 2% की दर से बढ़ रही है और बैंक में आप जो पैसा रखते हैं उसमें आपको 1% का ब्याज दर दे रहा है, तो जो वास्तविक रियल ब्याज दर है, रियल इंटरेस्ट रेट है, कितना होगा। ये ऑप्शन होगा -1% होगा, क्योंकि महंगाई जितनी तेजी से बढ़ रही है आपको ब्याज उतना तेजी से मिल नहीं रहा, उसके बराबर मिल नहीं रहा। अगला क्वेश्चन है, भारत में जो मुद्रास्फीति है उसकी निगरानी कौन करता है। तो याद रखना है जो भारत में मुद्रास्फीति है इसकी निगरानी आरबीआई करता है।
और बजट वाले सेक्शन में हम आपको बता दिए थे कि आरबीआई हमेशा सब राज्य को ये कहता है कि भाई अपना जो मुद्रास्फीति उसको 6% से कम ही रखना। ठीक है, तो याद रखना है भारत में मुद्रास्फीति की निगरानी कौन करता है, तो आरबीआई करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि मुद्रास्फीति को कम करने के लिए सरकार क्या कर सकती है। तो यहाँ क्या क्या ऑप्शन है उसके हिसाब से आप समझिए कि जब मुद्रास्फीति होती है तो उसको कम करने के लिए सरकार क्या कर सकती है। अब यहाँ आंसर क्या हो गया, ब्याज दर को बढ़ा देना। तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने का काम क्या करती है, आरबीआई करती है, सरकार करती है। तो आरबीआई कैसे करती है, तो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग करती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में हम लोग देखे थे बैंक रेट क्या है, बैंक रेट वह दर है जिसपे वह दूसरे बैंकों को लोन देती है। अब अगर ब्याज दर बढ़ा देती है, लोन देने वालों में ब्याज दर को बढ़ा देगी, अब लोन आपको महंगा पड़ेगा तो आगे जाके वो लोन जब किसी और को महंगा पड़ेगा, कस्टमर को महंगा पड़ेगा, तो लोन कम लेगा, और लोन कम लेगा तो देश में जो मुद्रा की आपूर्ति है वो घट जाएगी, और जब मुद्रा की आपूर्ति घट जाएगी तो इससे महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। तो ये कारण है कि मुद्रास्फीति को कम करने के लिए सरकार क्या कर सकती है, तो ब्याज दर को बढ़ा देगी, और जब ब्याज दर बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, तो लोन लोग कम लेंगे, जिससे क्या होगा, मनी का सप्लाई कम हो जाएगा, और जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो कंट्रोल में आ जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कौन सी राजकोषीय नीति मुद्रास्फीति को कम करने में मदद कर सकती है। तो यहाँ हम लोग तो पहले ही डिस्कशन कर लिए हैं कि भाई अगर टैक्स में वृद्धि कर दिए, ज्यादा टैक्स ले दिए, करों में वृद्धि कर दिए, तो इससे क्या परिणाम होगा, इसका यही परिणाम होगा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। क्योंकि टैक्स में जब वृद्धि कर दिए तो लोगों के हाथ से पैसा निकल के सरकार के पास चला गया, क्योंकि जो टैक्स है, टैक्स से जो मनी का सप्लाई है, लोगों के हाथ में जो पैसा है वो ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के पास चलेगी, तो इससे क्या हो गया, जनता के हाथ से पैसा सरकार के पास चला गया, मनी का जो सप्लाई आपूर्ति कम हो गया, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गई। अगला क्या है कि मुद्रा आपूर्ति को कम करने से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में कैसे मदद मिलती है। ठीक है, कि मुद्रा आपूर्ति को कम करने से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में कैसे मदद क्या होगा, इससे मांग घटती है। इससे क्या होगा, इससे मांग घटती है। तेरा क्या है, जब सरकार अपने खर्चों में कटौती करती है तो मुद्रास्फीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर सरकार अपना खर्च में कटौती करेगी तो मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन क्या होगा, घट जाएगा। अभी हम आपको बताया ना कि सरकार अगर गवर्नमेंट अपना खर्चा कम कर दे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर दे, मान के चलिए रोड बना रहे थे, अब जो खर्चा उसको कम करके रोड कम बनाना शुरू की, तो जो पहले हम लोग सीमेंट कंपनी को, छड़ कंपनी को, लेबर को दे रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, ओवरऑल जाके मनी का सप्लाई बढ़ रहा था। अब क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, सरकार का खर्च कम कर रही है, अब जब कम खर्च कर रही है तो मनी का सप्लाई कंट्रोल में आ गया होगा, मनी का जो सप्लाई है वो कंट्रोल हो गया होगा, इससे क्या हुआ होगा, इन्फ्लेशन यानी महंगाई घट गई होगी। तो यही पूछ रहा है आपसे। 14 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति मांग पक्ष मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद करती है। हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं इसको लेके, ब्याज दर को अगर बढ़ा दिए तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा संकुचनात्मक मौद्रिक नीति का उदाहरण है। यहाँ भी आंसर क्या होगा, मान संकुचनात्मक कहने का मतलब क्या है कि जो मुद्रा का नीति है, मौद्रिक नीति है, उसके द्वारा
हम लोग साख को कैसे कंट्रोल करें, मनी का सप्लाई को कैसे कंट्रोल करें, कैसे उसको संकुचित करें। तो मनी की आपूर्ति को कैसे संकुचित कर सकते हैं आप, यहाँ ऑप्शन के हिसाब से ब्याज दर को बढ़ा के, क्योंकि अगर ब्याज दर बढ़ा दिए, लोन महंगा पड़ गया, तो उसका क्या हुआ, सब कोई लोन लेना सबके लिए संभव नहीं रहा, क्योंकि महंगा लोन कम लेंगे, तो इससे क्या होगा, आपूर्ति जो मनी की आपूर्ति है वो कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, जैसे महंगाई है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बैंक रेट यानी बैंक दर का, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर ये भी रिजर्व है, और रेपो रेट, अगर इन सबको बढ़ाया गया तो महंगाई कम होगी, याद रखना है आपको। अब क्या है, रिजर्व आवश्यकताओं को बढ़ाने का मुद्रास्फीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब रिजर्व आवश्यकताओं को बढ़ाया जाता है, जैसे कि कैश रिजर्व रेशियो है, एसएलआर है, जैसे कि जितना भी डिपॉजिट होता है, वाणिज्य बैंकों को अपना डिपॉजिट और अपना साख कुछ रिजर्व कहाँ रखना है, आरबीआई में। अब जैसे मान के चलिए कैश में रखना है तो कैश रिजर्व रेशियो, और लिक्विडिटी के फॉर्म में रखना है तो एसएलआर में रखना ही रखना है। अब अगर मान के चलिए अगर रिजर्व में ज़्यादा पैसा रखती है तो वाणिज्य बैंकों के हाथ से पैसा उठ के आरबीआई के पास चला जाता है। अब जब आरबीआई के पास चला जाएगा तो वाणिज्य बैंकों के पास कम पैसा हाथ में रहेगा, और कम पैसा हाथ में रहेगा तो लोन वगैरह में कम देगी, जिससे मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाएगी और महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। तो यही पूछ रहा है आपसे कि रिजर्व आवश्यकताओं को बढ़ाने का मुद्रास्फीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम आपको बता दिए कि ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति घटती है। जब रिजर्व रेशियो बढ़ा दिया जाता है तो इससे मुद्रास्फीति क्या होगी, घटेगी। 17 नंबर क्या है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में आरबीआई की क्या भूमिका है। आरबीआई का मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में क्या भूमिका है, तो जाहिर सा बात है, मुद्रा की आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है, आरबीआई कंट्रोल करती है। अपना मॉनेटरी पॉलिसी उसका हम लोग देखे ही हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का। तो उसमें अपना नीति बना के, अपना पॉलिसी बना के वो मुद्रा की जो आपूर्ति है, मनी का सप्लाई है, उसको कंट्रोल करती है, जिससे महंगाई कंट्रोल में आ जाती है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ा के मुद्रास्फीति को कम करने में मदद मिलती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ा के मुद्रास्फीति को कम करने में मदद करता है। तो ये होगा आपूर्ति पक्ष नीतियां। आपूर्ति पक्ष नीतियों के द्वारा मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने में सहायता मिलती है। तो हम लोग देख लिए हैं इन्फ्लेशन और इससे संबंधित कारण